इस वीडियो में हम लोग दृष्टि मैगजीन के साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स करेंगे जो जनवरी से जनवरी हम लोग कवर कर रहे थे। सो इसमें पहला है इंडियन साइंस कांग्रेस, जो कि अभी 108th था, 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। एंड ये अभी इनॉग्रेट करा है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 3rd of January 2023। अब ये कहाँ पे इनॉग्रेट करा है इंडियन साइंस कांग्रेस? नागपुर, महाराष्ट्र। और ये यूनिवर्सिटी RTM नागपुर यूनिवर्सिटी। सो वैसे मेन कहाँ पे इनॉग्रेट किया इसे? नागपुर, महाराष्ट्र। मीन्स थ्रू वाई दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, एंड व्हाट्स द थीम ऑफ दिस इंडियन साइंस कांग्रेस? इसका थीम है साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए आजकल फोकस दो चीज़ों पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। बस आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि 108 था, वो हुआ था हमारा नागपुर, महाराष्ट्र में। और उसका थीम था, दिस थीम वॉज समथिंग रिलेटेड टू दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। सो साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। नाउ दिस ISC, Indian Science Congress, it was organized by ISCA, the Indian Science Congress Association, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर है। सो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। नाउ ये एक एनुअल इवेंट है, मतलब हर साल होता है ये। एंड टू प्रमोट द कॉज ऑफ साइंस कल्चर इन इंडिया, मीन्स टू बेसिकली बूस्ट द साइंस कल्चर इन इंडिया। नाउ अब जो इस साल हमारा ISC हुआ है 2023 नागपुर में, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि और क्या इसमें मीन्स और क्या इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। सबसे पहले इस बार एक यूनिक इनिशिएटिव ली गई है, वो है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। अब चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस आएगा टू बूस्ट द क्यूरोसिटी अमंग द मीन्स दीज चिल्ड्रन रिगार्डिंग दिस साइंस कल्चर, और टू बूस्ट इनोवेशन एट्सेट्रा। ओके, नाउ एक तो एक यूनिक इनिशिएटिव है कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हुआ है इस बार। उसके बाद दिस ISC 2023 इट हैज़ होस्टेड दिस मेगा एक्सपो प्राइड ऑफ इंडिया। सो एक मेगा एक्सपो भी होस्ट किया गया है टू शोकेस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टूवर्ड्स द सोसाइटी, सो प्राइड ऑफ इंडिया। And it was focused on again sustainable development, and this focus was on inclusive society, or means giving a boost to this inclusiveness. So means सारे sections को involve कर रहे हैं, vulnerable sections, men, etc. सो ये जो ISC 2023 था, इसका इनिशिएटिव है कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस पहली बार यहाँ इस बार ऑर्गेनाइज मीन्स यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है रिगार्डिंग दिस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। और एक मेगा एक्सपो हुआ है प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें शोकेस किया जाएगा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने हमारे सोसाइटी की तरफ क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं और क्या कंट्रीब्यूट किया है। नाउ द नेक्स्ट इज दिस प्रोजेक्ट वाणी। नाउ दिस प्रोजेक्ट वाणी, इट इज़ बाय गूगल। सो ये गूगल के द्वारा मीन्स गूगल ने इसे लॉन्च करा है, वैसे मीन्स इनिशिएट किया है। अब हमें क्वेश्चन दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एट्सेट्रा, तो हमें बस पता होना चाहिए कि गूगल का इनिशिएटिव है इन एसोसिएशन विद दिस IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, एंड दिस आर्ट पार्क AI, विच इज मीन्स इसका जो हम फुल फॉर्म देखते हैं AI एंड रोबोटिक्स टेक पार्क। तो गूगल का इनिशिएटिव है इन एसोसिएशन विद दिस IISC एंड आर्ट पार्क। आर्ट पार्क इज दिस AI एंड रोबोटिक्स टेक पार्क। नाउ वाई इट वॉज लॉन्च्ड, इट्स बेसिकली मीन्स ये लॉन्च क्यों किया गया था? वैसे ये लॉन्च इसलिए किया गया है मीन मैपिंग दिस लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री विद मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल डायलेक्ट्स एट्सेट्रा, मीन्स मिलियंस ऑफ डायलेक्ट्स। सो जितनी भी लैंग्वेज जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करेंगे हम लोग इसमें। मीन्स ये एक्चुअली AI बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल दैट कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर ये होता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है। अब जैसे हम लोग इसमें जितने डिफरेंट डायलेक्ट्स को फीड करेंगे तो वो उसे रिकग्नाइज करेगा। एंड उसके बाद हम लोग इससे क्या हो सकते हैं कि डायरेक्टली स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें डिफरेंट डायलेक्ट्स को फीड करेंगे। एंड इसके बाद ये देखिए जो मॉडल है इट कैन अंडरस्टैंड दिस डाइवर्स इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। अब ये है कि इसमें जो भी डिफरेंट लैंग्वेज है उसे मैप करेंगे हम लोग बाय कलेक्टिंग द स्पीच सेट्स ऑफ अबाउट मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस दिस 773 डिस्ट्रिक्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। सो ये 3 साल का प्रोग्राम है टोटल, और ये प्रोजेक्ट है जो कि 3 साल तक हम लोग इस पे काम करेंगे। और इतने क्योंकि मिलियंस ऑफ डायलेक्ट्स हैं तो हम लोग इतने जल्दी तो काम हो नहीं सकता है, तो इतना सारे डायलेक्ट्स को स्टोर करना है। फिर मीन्स इट बेसिकली इंटेंड्स टू रिकॉर्ड दिस 1,50,000
hours of speeches. And the entire data set collected will be open sourced. अब मतलब ये सबके लिए अवेलेबल रहेगा, जो भी यहाँ पे कलेक्शन होगा इसे कोई भी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और ये जो ओपन सोर्स किया जाएगा इसको किया जाएगा भाषिनी से। भाषिनी ये मेटी का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मींस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर दिस लैंग्वेज डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मींस हमें ये जो डेटा सेट है ये आउटसोर्स किया जाएगा वाया दिस भाषिनी। हमें ये अवेलेबल होगा भाषिनी से। और इसी से ये रिगार्डिंग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन एंड दिस भाषिनी। तो इसमें बस हमें इतना ही याद रखना है। इससे ये होगा ना कि बेनिफिट ये होगा कि ऑटोमेटिक स्पीच मीन्स ये प्रमोट करेगा ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन एंड दिस स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन। मीन्स वंस इट्स डन देन इसके बाद ये ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्नाइज करेगा एंड स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन भी करेगा। नाउ दिस नेक्स्ट इज हकूटो आर। ये हकूटो जापान से रिलेटेड है। ये जापान का मून मिशन है। हम लोग रोवर सेंड कर रहे हैं, अभी इसमें पढ़ते हैं। अब ये हाकुटो जो है एक जापानीज फोकलोर के अकॉर्डिंग इट्स अ वाइट रैबिट। मीन्स बेसिकली दिस हाकुटो रेफर्स टू द वाइट रैबिट। मीन्स स्टोरी के अकॉर्डिंग है दैट दिस वाइट रैबिट लिव्स ऑन द मून। नाउ दिस हाकुटो आर M1 लैंडर, ये जो लैंडर है ये डिप्लॉय करेगा दो रोबोटिक रोवर्स को। एक होगा जापान का, एक होगा दिस UAE का। तो जापान का जो रोवर है इट्स अ 2 व्हील्ड फ्रॉम जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा एंड 4 व्हील्ड है वो है UAE का एंड उसका नाम है राशिद। अगर ये राशिद वहाँ पे लैंड कर जाता है तो ये अरब वर्ल्ड का पहला मून मिशन होगा। So if this rover Rashid lands successfully, then it will be Arab world's first moon mission. Now अब हमें याद रखना है कि हाकुटो मिशन किसका है, जापान का है, जिसमें ये एक लैंडर है बट ये बेसिकली दो रोवर्स को लैंड करेगा, एक जापान का एक UAE का। Now till now only these countries, that's USA, Russia, China, have managed to put a robo on this lunar surface. Now this SWOT, ये surface water, अब SWOT का full form है surface water and ocean topography. This means this SWOT initiative is the initiative of we can say mission of NASA. तो हमें पता होना चाहिए कि SWOT किसका मिशन है, नासा का है। अब यहाँ पे ये क्या कर रही है, हमारे अर्थ सरफेस पे जहाँ जहाँ भी वाटर है उसे ये ट्रैक करेगी, मीन्स पता लगाएगी, मीन्स एनालिसिस करेगी जो भी है। तो इसमें ये SWOT है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। हमारे अर्थ को स्टडी करके कहाँ कहाँ पे वाटर है उसे लोकेट करेगी एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो है 3 years। अब ये स्वॉट सैटेलाइट क्या है, मीन्स इज बेसिकली दिस स्वॉट सैटेलाइट इज द साइंटिफिक हार्ट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इन दिस मीन्स इट्स एन इनोवेटिव स्पेसक्राफ्ट इज एन इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये इसी की बात करी गई है कि जो स्वॉट सैटेलाइट है ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ साइंटिफिक हार्ट ऑफ दैट स्पेसक्राफ्ट एंड ऑल्सो इट्स एन इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट। एंड ये जो स्वॉट सैटेलाइट है इट विल ऑपरेट इन दिस का बैंड रडार इंटरफेरोमीटर। नाउ हमारे बहुत सारे बैंड की फ्रीक्वेंसीज होती है, L बैंड, C बैंड, कू बैंड, का बैंड। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज पे सब ऑपरेट करते हैं। तो ये जो स्वॉट सैटेलाइट है ये इस का बैंड रडार मीन्स का बैंड में ऑपरेट करेगी एंड ये क्या करेगी, रडार पल्सेस को हमारे वाटर सरफेस पे सेंड करेगी और मीन्स ट्रांसमिट करेगी। तो वहाँ से जो हमें रिसीव्ड सिग्नल जो मिलेगा उसे ये दो एंटीनाज लगे हुए हैं इसके स्पेस क्राफ्ट पे, उससे वो कैप्चर करेगी एंड फिर उसको स्टडी करेगी। मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि उस सिग्नल को कितना टाइम लगा, कहाँ पे टाइम लैप्स हुआ। तो उससे हम लोग स्टडी मीन्स एक प्रॉपर्टी से हम लोग स्टडी करते हैं कि वाटर कहाँ कहाँ पे है। अगर वो मतलब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक पैरामीटर नहीं होता है। इतना ज़्यादा डिटेल में तो बस अगर आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तो आप इस फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अभी तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि स्वॉट सैटेलाइट है किसकी, नासा की। और इसका पर्पज़ क्या है कि जितने भी वाटर सरफेस है वाटर है हमारे अर्थ सरफेस पे उसे लोकेट करना कहाँ कहाँ पे है यूजिंग दिस का बैंड रडार। एंड इसका देख लिया हमने, स्पेसक्राफ्ट में दो एंटीनास लगे हैं जहाँ से सिग्नल रिसीव करेगा। नाउ फंक्शन क्या है, इट विल सर्वे एटलीस्ट 90% ऑफ द ग्लोब स्टडिंग द डिफरेंट लेक्स, रिवर्स, रिजर्वॉयर्स एटलीस्ट वंस इन एवरी 21 days। एंड इससे क्या होगा, हम लोग क्लाइमेट के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं या फिर जो भी सडन क्लाइमेट चेंज हो रहा है आजकल उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेटिक इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इट विल हेल्प इन फ्रेश वाटर मैनेजमेंट अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, recently the scientist from USA has announced a nuclear fusion breakthrough claiming to achieve the net energy gain from the nuclear fusion reaction। means in a nuclear fusion reaction से
एनर्जी मीन्स फ़ायदा हुआ है, नेट एनर्जी गेन, इन टोटल उनको बेनिफिट हुआ है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो भी एनर्जी उन्होंने प्रोड्यूस करी है इट्स मोर देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड और व्हाट वाज यूज्ड टू इग्नाइट इट। सो जितनी एनर्जी उनको इस न्यूक्लियर फ्यूजन को करने में लगी थी उससे ज़्यादा एनर्जी इन्होंने प्रोड्यूस करा है, इसलिए यहाँ पे नेट एनर्जी गेन हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए ये न्यूज़ में है। फर्स्ट टाइम एबल टू अचीव दिस नेट एनर्जी गेन जो हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है दिस विक्रम एस। ये विक्रम एस क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है, प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट बाय इसरो, बिकॉज इसे जो बिल्ड किया है वो है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अंडर दिस लॉन्च मिशन ऑफ प्रारंभ। एंड ये जो रॉकेट है इट्स अ सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट। सो हमें विक्रम एस में ये पता होना चाहिए कि इट्स द इसरोज फर्स्ट प्राइवेटली मीन्स इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट बाय इसरो। नाउ नेक्स्ट इज दिस PSLV C-54 लॉन्च। ये इसरो है, मीन्स एक्चुअली ये तो लॉन्च व्हीकल है PSLV। इसरो ने सक्सेसफुली 9 सैटेलाइट्स को प्लेस करा है अभी ऑर्बिट में, मल्टीपल ऑर्बिट्स में, इंक्लूडिंग दिस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06। तो ये 6 मतलब सीरीज होता है ना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का। इससे पहले हम लोग जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थे उन्हें कार्टोसैट, रीसैट, इनसैट एटसेट्रा नाम से हम लोग सीरीज को रिकग्नाइज करते थे। बट अब हमने न्यू नेमिंग इसमें स्टार्ट करी है अर्थ ऑब्जर्वेशन में, EOS-01, EOS-02 एटसेट्रा। तो ये जो EOS-06 है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अभी इसे लॉन्च करा गया है यूजिंग दिस PSLV C-54 लॉन्च व्हीकल। एंड ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन EOS-06 है ये है अर्थ थर्ड जनरेशन सैटेलाइट इन द ओशन सैट सीरीज। सो ये ओशन सैट सीरीज में ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है 06 से लॉन्च करा गया है एंड इट विल प्रोवाइड दिस कॉन्टिन्यूड सर्विसेज ऑफ द ओशन सैट 2। सो अर्थ ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पे ये ओशन को ऑब्जर्व कर रहा है। नाउ दिस नेक्स्ट इज इनकोवैक्सी। ये जो वैक्सीन है ये अभी अप्रूव कर दिया इसे दिस DCGI, डायरेक्टर सॉरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। एंड ये जो है वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है फॉर SARS-CoV-2 एंड इट्स डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। सो ये वर्ल्ड की मतलब इंडिया का ही है, बट ये वर्ल्ड की सबसे पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है फॉर दिस SARS-CoV-2 और दिस कोविड-19 वायरस एंड इट्स डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नहीं, इट्स डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। सो इनकोवैक इंडिया का है बट वर्ल्ड का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है फॉर दिस SARS-CoV-2 एंड इट्स डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, जिससे अभी रिसेंटली DCGI से अप्रूवल मिल चुका है। नाउ इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, अब ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? IBDC, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। ये अभी हमारा फरीदाबाद हरियाणा में इस्टेब्लिश हुआ है। अब ये लॉन्च किस लिए किया गया है? फॉर मीन्स इट विल एक्ट एज अ रेपोजिटरी फॉर दिस लाइफ साइंस डेटा एंड इट्स इफ द फर्स्ट सच रेपोजिटरी इन इंडिया। तो हमारे इंडिया का पहला रेपोजिटरी है। इट हैज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 4 पेटाबाइट्स जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड इट विल हाउस दिस ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी। देखो इसमें एक्चुअली है क्या, यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे मीन्स इट विल एक्ट एज अ स्टोरेज। तो हम लोग यहाँ पे जो भी मतलब जीनोमिक सीक्वेंसेस और जो भी बायोलॉजिकल डेटा उसे स्टोर करेंगे। तो ये अभी एक्सेप्ट कर रहा है सिर्फ जीनोमिक सीक्वेंसेस को, और क्या पता आगे जाके प्रोटीन सीक्वेंस भी मीन्स यहाँ पे एक्सेप्ट करने लगे। एंड इससे क्या होगा कि हम लोग जब सारा जेनेटिक डेटा स्टोर करके रखेंगे तो वी विल बी एनालाइजिंग दिस वेरियस डिजीजेज इन अ मच बेटर वे, लाइक जीनोटिक डिजीज, और अभी जैसे कोविड-19 हो रहा है या फिर कोई भी जूनोटिक डिजीज़ तो वही है जो कि एनिमल से हमें ट्रांसफ़र होता है। तो इट विल हेल्प इन स्टडिंग द वेरियस जूनोटिक डिजीजेस। नाउ दिस मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स, ये हमारा जो COP27 हुआ था शार्म एल शेख इजिप्ट में, तो वहाँ पे ये लॉन्च करा गया था मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ये तो हमने पहले पढ़ा है ना, COP27 शार्म एल शेख इजिप्ट में हुआ है इस बार। नाउ अब ये जो मार्स जो कि लॉन्च करा गया है क्लाइमेट मीन्स कॉन्फ्रेंस में, ये जो इनिशिएटिव है इसका पर्पस क्या है? टू मिटिगेट द मीथेन एमिशंस। नाउ मार्स इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स। अब ये जो मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है डिटेक्ट एंड एट्रीब्यूट, देन नोटिफाई एंड इंगेज, स्टेक होल्डर्स टेक अबेटमेंट एक्शन,
ट्रैक, लर्न, कोलैबोरेट एंड इम्प्रूव। अब इसको ऐसे 4 कंपोनेंट्स को याद कर सकते हैं। पहले हम लोग डिटेक्ट करेंगे कहाँ कहाँ से मीथेन एमिशन हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग नोटिफाई करेंगे, देन जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलके एक्शन लेंगे, और उसके बाद जो भी एक्शन लिया जाएगा, मतलब आगे और एमिशंस ना हो, तो विल कोलैबोरेट विद ईच अदर, विल टेक मच मीन्स more actions and will improve this, will reduce this methane emissions and improve the climate. So आप इसे ऐसे ये 4 components को learn कर सकते हैं। Now this next is Indian initiative to cut methane emission. इंडिया का भी इनिशिएटिव है, दिस इज हरित धरा। तो ये हरित धरा वैसे आपको ऑयल से लग रहा है, बट ये मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इंडिया का इनिशिएटिव है। इट्स बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इट हैज़ डेवलप्ड दिस एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट। अब हमें पता है कि जो कैटल हैं उनसे भी मीथेन एमिशंस होते हैं। अब ये हरित धरा क्या करेगा, दैट इट विल डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ प्रोटोजोआ माइक्रोब्स in the rumen, basically this rumen is responsible for hydrogen production and making it available to archaea bacteria which is there in the cattle, and वो क्या करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है कैटल में उसे रिड्यूस करके मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। सो अब जब ये उस पॉपुलेशन उनका पॉपुलेशन ही कम कर देगा तो मीथेन एमिशन कम होगा। सो ये हरित धरा है, ये एक फीड सप्लीमेंट है जो कि कैटल को दिया जाता है, एंड इट कैन कट डाउन द कैटल मीथेन एमिशन बाय 17 to 20% एंड कैन ऑल्सो रिजल्ट इन हायर मिल्क प्रोडक्शन। सो ये बेनिफिट है, एक तो हम लोग मीथेन का एमिशन कम कर देंगे इससे, और मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। सो ये हरित धारा ICAR का इनिशिएटिव है। इट्स बेसिकली एन एंटी methanogenic feed supplement which is given to the cattle. Now, this 200th consecutive launch of this RH200 means ये RH200 है, दिस रोहिणी सीरीज में 200 लॉन्च हुआ है तो RH200 नाम दिया गया। इट्स बाय इसरो, एंड ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, टर्ल्स थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम। एंड दिस RH200 ये यूज़ किया जाएगा फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडीज, एंड इट्स अ 2-stage रॉकेट capable of reaching up to a height of 70 kilometers, belongs to रोहिणी रॉकेट फैमिली, इसके लिए इसका नाम RH है। नाउ पहला साउंडिंग रॉकेट हमने इसरो के थुम्बा से ही लॉन्च करा था इन 1963, और वहाँ से हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है हमारा आर्टेमिस 1। अब ये आर्टेमिस 1 है, इट्स दी प्रोग्राम बाय नासा, दिस द मिशन बाय नासा। अब ये जो आर्टेमिस 1 है, इट्स द पार्ट ऑफ द आर्टेमिस प्रोग्राम ऑफ नासा। नासा का जो एक मेन प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम, उसका पर्पस है कि हम लोग ह्यूमंस को मून पे भेजेंगे, इंक्लूडिंग द फर्स्ट विमेन टू मून। अब ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है उसी का पार्ट है ये आर्टेमिस 1, जहाँ पे अभी इसे लॉन्च करा गया है, नासा ने इसे लॉन्च करा है। और इट्स दी अनमैन्ड मिशन, मतलब पहले तो हम लोग डायरेक्टली ह्यूमंस को नहीं भेज सकते, काफ़ी अनमैन्ड मिशन होते हैं। लाइक गगनयान में भी हम लोग पहले अनमैन्ड मिशन कंडक्ट कर रहे हैं, तब हम लोग 2024 तक ह्यूमंस को भेजेंगे। अब ये जो आर्टेमिस प्रोग्राम है इसमें भी 2025 तक हम लोग ह्यूमंस को मून पे भेज रहे हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट विमेन। अब ये आर्टेमिस 1 है जो अभी लॉन्च करा गया था, ये तो अनमैन्ड मिशन है, एंड इसका पर्पस है टू कैरी ह्यूमंस इनटू द स्पेस इन फ्यूचर। तो उसके लिए काफ़ी सारी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग करी जाएगी इसमें। अब ये जो मिशन है नासा ने अभी से लॉन्च करा है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। अब इसके साथ साथ हम लोग एक कैप्सूल भेज रहे हैं ओरियन। ओरियन क्या है, इट्स अ कैप्सूल वेयर 3 डमीज आर प्लेस्ड, एंड वो स्टडी करेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं और क्या क्या ह्यूमंस को इश्यूज हो सकते हैं, तो मतलब सारी कंडीशंस को वो स्टडी करेंगे, बिल्कुल ह्यूमन की तरह उन्हें मतलब इनको बनाया गया है, जो भी फीचर्स होते हैं वो सब कुछ उनको मतलब जो भी इनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह, जो भी मतलब वहाँ की जो इन्वायरमेंटिक कंडीशंस हैं, स्पेस में कैसी कंडीशंस हैं, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब यूवी रेज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एटसेट्रा, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उनको चेक करने के लिए ये 3 डमीज़ को प्लेस करा गया है। हम लोग भी तो गगनयान में व्योम मित्र को भेज रहे हैं, जो कि मतलब असिस्ट करेगा एस्ट्रोनॉट्स को, तो वो अभी वो अनमैन्ड मिशन में व्योम मित्र को भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 डमीज़ को प्लेस करा गया है। नाउ दिस आर्टेमिस 1 also means it will also carry the several payloads, means it's carrying, okay ये mission हो चुका है इसलिए it's also carrying the several payloads in the form of the small satellites known as CubeSats। यहाँ पे हर एक CubeSat is equipped with this instruments meant for scientific investigation and experiments। so ये experiment ही करने के लिए भेजा जा रहा है कि अब manned mission से पहले काफ़ी सारे वहाँ पे environment conditions, atmospheric conditions, या फिर उनको जब री एंट्री होगी एटमॉस्फेयर में तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है,
तो ये सारा कुछ ये क्यूबसैट सैटेलाइट कर मीन्स जो क्यूबसैट्स हैं, ये जो स्मॉल सैटेलाइट हैं, वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे और उन पे ये 3 डमीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी स्टडी किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज दिस नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022। ये अभी दिया गया है फॉर क्लिक केमिस्ट्री एंड बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। नाउ ये किसे दिया गया है? कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड दिस के वेरी शार्पलेस। सो यहाँ पे 2 यूएसए के हैं, दिस कैरोलिन एंड दिस शार्पलेस, दोनों ही यूएसए के हैं। और एक ये जो मेल्डल है ये डेनमार्क। अब इसे याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो मेडल है उसे शार्पलेस करने के लिए हम लोग केरोसिन को यूज़ कर रहे हैं और उसे पोर कर रहे हैं। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस दैट वी आर यूजिंग द केरोसिन टू मेक द मेडल शार्पलेस। सो केरोसिन से यू कैन रिमेंबर दैट ये कैरोलिन केरोसिन, मेडल एंड शार्पलेस, क्योंकि हम लोग मेडल को शार्पलेस कर रहे हैं तो शार्पलेस। तो यहाँ पे जो केरोसिन है और जो शार्पलेस है वो दोनों ही यूएसए के हैं, और जिस पे ये काम हो रहा है मीन्स मेडल को शार्पलेस किया जा रहा है वो डेनमार्क से है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि जो ये नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया है वो इन तीनों को दिया गया है। नाउ ये क्लिक केमिस्ट्री में क्या है? इट्स द फंक्शनल फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री इन विच मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स स्नैप टुगेदर क्विकली एंड एफिशिएंटली। इससे क्या होगा कि जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं मीन्स मतलब हम लोग जो कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉड्यूल्स हैं उन्हें जल्दी ही रिक्रिएट कर पाएंगे, हमारा कॉस्ट बचेगा, साथ के साथ टाइम भी बचेगा। सो जो भी कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल है उनको बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। सो ये क्लिक केमिस्ट्री है। ये जैसे यहाँ की प्रॉपर्टी है ना, इट विल स्नैप टुगेदर quickly and efficiently. So यही है कि it will try to create this complex chemical molecules which are found in nature in a quick manner, and जिसकी वजह से हमारा जो cost है and time है वो भी बच जाएगा, प्लस जो भी unnecessary बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी हम लोग टैकल कर लेंगे, मीन्स वो नहीं प्रोड्यूस होंगे, कम होंगे। नाउ मूविंग टू दिस नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। अब इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, केमिस्ट्री के लिए है। मेडिसिन का आप ऐसे कर सकते हैं, किसे दिया गया है? स्वांते पाबो, स्वीडन। SS मीन्स स्वांते पाबो को मेडिसिन के लिए दिया गया है नोबेल प्राइज, एंड वो है स्वीडन से। अब क्यों दिया गया है? फॉर हिज डिस्कवरीज रिगार्डिंग दिस जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। सो ह्यूमन एवोल्यूशन के रिगार्डिंग दिया गया है, और इन्होंने नियांडरथल जो कि हमारे एंसेस्टर हैं उनको स्टडी करा है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करी है। तो मतलब अभी जो हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमंस पे, होमोसेपियंस पे, और ये कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, मीन्स इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमंस एंड वेरियस अदर, मीन्स काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। सो ये नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन मिला है स्वांते पाबो, स्वीडन को। इन्होंने एक्सटिंक्ट होमिनिन्स पे जीनोमिक सीक्वेंसिंग करी है लाइक नियांडरथल, एंड ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसे ये स्टडी किया है। और ये हेल्पफुल होगा, मीन्स इट विल हैव द ग्रेट significance in understanding the origin of Homo sapiens or humans. Now Nobel Prize in Physics ये मिला है Alain Aspect, जॉन एफ क्लॉजर, एंटन जेलिंगर। अब इसमें एक फ्रांस के हैं, कि यूएसए है, कि ऑस्ट्रिया है, किस कंट्री से है उसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, बट आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि हमने देखा है फिजिक्स में, मीन्स फिजिक्स में तो मिशंस होते हैं, कि जो एलियन है उनके क्लॉज काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, और मीन्स उनके पास क्लॉज हैं जैसे बर्ड्स और एनिमल्स के पास होते हैं, एंड वो मीन्स उनका जो वेट है वो टन्स में है। सो ऐसे आप याद कर सकते हैं, तो एक क्लॉज और एक टन्स, ओके, एंड दिस एलियन, सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। एंड दिस ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है इंटैंगलमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट्स विद इंटैंगल्ड फोटोन्स, दैट इज क्वांटम इंटैंगलमेंट, एंड स्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ दिस बेल इनक्वालिटीज। अब ये क्वांटम इंटैंगलमेंट की हम लोग एक प्रॉपर्टी देखते हैं, मीन्स दिया गया है क्वांटम इंटैंगलमेंट के लिए, एंड दिस स्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ दिस बेल इनक्वालिटीज। अब ये क्वांटम इंटैंगलमेंट में क्या होता है कि व्हेन द टू सिस्टम्स आर इन दिस क्वांटम, पहले तो क्वांटम हम लोग सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, नॉर्मल सुपर कंप्यूटर, क्वांटम स्टेट ही होता है जो कि क्यूबिट्स पे काम करती है, बहुत फास्ट होता है, इंटैंगलमेंट होता है उनके अंदर। नाउ लेट्स सी, मीन्स वैसे तो बिट्स में 0 से 1 तक काम चलता है, लेकिन क्वांटम में क्या होता है 0 से 1 में इतने सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशंस होते हैं, और एक क्यूबिट पे काम करता है, मीन्स बहुत कुछ भी स्टेट हो सकता है 0 to 1 के बीच में। नाउ दिस क्वांटम एंटेंगलमेंट, when the two systems are in this quantum entangled state,
नो मैटर हाउ फार दे आर इन द यूनिवर्स एटसेट्रा वेर एवर दे आर। इसमें क्या होता है कि इफ़ यू स्टडी द वन सिस्टम यू विल गेट टू नो अबाउट द सेकंड सिस्टम। मीन्स जो भी आप एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं आपको इमीडिएटली दूसरे के बारे में पता चल जाएगा, बिकॉज दे आर इन इंटेंगल्ड स्टेट। मीन्स दैट मीन्स कितने भी दूर हों लेकिन वो लिंक्ड हैं एक दूसरे से, कि अगर आप एक के बारे में पढ़ेंगे तो दूसरे के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। नाउ आइंस्टाइन ने इसको रेफर करा था एज अ स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। मीन्स इतने दूर हैं फिर भी दे आर रिलेटेड। नाउ द फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च ऑफ दिस LMV-3 एंड इट्स बाय इसरो। अब ये हमारा इंडिया मीन्स इंडिजीनियस हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है। LMV-3 या फिर GSLV Mark 3 भी आप इसे बोल सकते हैं। इट हैज सक्सेसफुली प्लेस्ड 36 सैटेलाइट्स ऑफ UK बेस्ड OneWeb। नाउ ये पहला मिशन है NSIL का, अभी जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आई है। इट्स द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो एंड ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही है। नाउ नेक्स्ट इज दिस LMV-3 मतलब GSLV Mark 3। ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। मीन्स ये 4000 kg तक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस कर सकता है एंड 8000 kgs तक पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। मीन्स जैसी हाइट बढ़ती है, लो अर्थ ऑर्बिट तो लो हाइट पे रहता है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा वेट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन 4000 kgs मीन्स जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होता है, तो यहाँ पे वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। नाउ दिस कुआफो फर्स्ट, ये चाइना का पहला स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है। एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप, इसे ASO मीन्स ऐसे याद कर सकते हैं, ASOS एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। ये चाइना का फर्स्ट फुल स्केल सैटेलाइट है विच इज़ डेडिकेटेड टू डू रिसर्च ऑन द सन एंड टू ऑब्जर्व और वी कैन से स्टडी द सन। हमारे इंडिया का भी है आदित्य L1, बट ये चाइना का क्या है, कुआफो 1। नाउ दिस ऑप्टिमस क्या है, टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबो। अब हमारे इंडिया के भी काफ़ी सारे रोबोट्स हमने बनाए हैं, मानव, आया, ईरा, मित्र एट्सेट्रा। सो ऑप्टिमस किसका है, टेस्ला का है। नाउ it means this Optimus resembles the human body in shape and it's built to mimic the human motion as well as interaction. So बस आपको नाम पता होना चाहिए, ऑप्टिमस किसका है, टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट है। Now this INS Arihant, it has recently carried out this successful launch of submarine launch ballistic missile। अब ये जो है INS अरिहंत, ये 2016 में कमीशन किया गया था एंड इट्स द न्यूक्लियर सबमरीन। अभी रिसेंटली इसी ने सक्सेसफुल लॉन्च कर मीन्स इसका टेस्ट करा है। मीन्स इट हैज़ डन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड इट यूजेस दिस प्रोजेक्टाइल मोशन टू डिलीवर द वॉरहेड्स ऑन अ टारगेट। प्रोजेक्टाइल मोशन सबको पता है, 11th क्लास में सबने पढ़ा है, जहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विद सम फोर्स और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स काम करता है। मीन्स इसमें रेंज, हाइट एटसेट्रा आपको तो पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक पाथ एटसेट्रा। नाउ ये INS अरिहंत ने अभी सक्सेसफुल टेस्ट करा है इसका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। Now Telemanus Initiative, it's the initiative of Ministry of Health on the occasion of this World Mental Health Day. So पहले तो हमें पता चल रहा है कि जो टेलीमानस इनिशिएटिव है, मानस रिलेटेड टू माइंड और मेंटल हेल्थ, ओके। सो टेलीमानस इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है एंड इसे लॉन्च करा गया है ऑन दिस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑन 10th October। सो हमें ये भी पता चल गया कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, 10th October। सो उस दिन इसे लॉन्च करा गया था। It was launched virtually by the Thawarchand Gehlot, the Honorable Governor of Karnataka, and it was launched at this NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurosciences. Now, next है हमारे पास Forever Chemicals। अब ये Forever Chemicals को देखकर हमें याद आता है Persistent Organic Pollutants, POPs, जिसके रिगार्डिंग हमारा एक स्टॉकहोम कन्वेंशन भी हुआ था 2001 में। नाउ ये फॉरएवर केमिकल्स वो होते हैं जो इन्वायरमेंट में काफ़ी टाइम तक स्टे करते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक ही रहते हैं और जिसकी वजह से ह्यूमंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज दिस, एज पर द रीसेंट स्टडी done by these scientists, they have found that rainwater from many places across the globe is contaminated with this particular substance known as परपॉलीफ्यूरोक्राइल सब्सटेंस और परपॉलीफ्यूरोकील सब्सटेंस, PFAs। सो मैंने ये एक्चुअली स्टडी करी है काफ़ी ज़्यादा जगहों पे, मतलब वहाँ से वाटर कलेक्ट करा है और उन्हें ये सब्सटेंस विच इज़ इन शॉर्ट नोन एज PFAs
उन्हें ये सब्सटेंस मिला है काफ़ी जगह से। नाउ इस सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि एक सिंथेटिक केमिकल है विच इज़ यूज टू क्रिएट द नॉन स्टिक कुकवेयर्स। वैसे तो आजकल हम बहुत सारा ट्रेंड चला है नॉन स्टिक कुकवेयर का, तो वो मीन्स उसे हम लोग प्रोड्यूस करने में ये मटेरियल का यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर का। और हमें ये काफ़ी जगह पे मिला है। वाटर रेजिस्टेंट क्लोथिंग, स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स एंड वैरायटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि सारे एडवांस प्रोडक्ट हैं, मीन्स हमें कुकवेयर भी नॉन स्टिक चाहिए। उसके बाद वाटर रेजिस्टेंट क्लोथिंग, स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब इन ये जो जितने भी केमिकल्स हैं वो हमें मतलब इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तभी जितने भी रेन वाटर है, बारिश के पानी, मतलब ये जो रेन वाटर है उसे एक्चुअली उसी की सैम्पलिंग करी गई है। तो ये काफ़ी जगह से हमें ये केमिकल मिला है जो कि इन इन चीज़ों में मिलते हैं। नाउ यही स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि 2001 में हुआ था, रिलेटेड टू दिस परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। नाउ द नेक्स्ट इज दिस इसरो का अर्थ मीन्स स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला मिशन है ये। और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मीन्स हमने EOS-06 पढ़ा था, मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में जाए। EOS-02 अभी लॉन्च हुआ है। इट्स द एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नाउ ये जो EOS-02 है इट्स द टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर सैटेलाइट फॉर वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज। मीन्स ये एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, तो ये एक तरीके से ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। नाउ ये फर्स्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैरिंग दिस EOS-02, हमने ये SSLV को अभी रिसेंटली ही डेवलप करा है टू केटर और टू फुलफिल द डिमांड ऑफ लॉन्चिंग द स्मॉल सैटेलाइट्स। अब क्या होता है कि हमारे पास ये SSLV नहीं था, तो हम लोग छोटी छोटी सैटेलाइट के लिए या फिर हम लोग डिफरेंट कंट्रीज के भी छोटी छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV का यूज़ कर रहे हैं, GSLV का यूज़ कर रहे हैं। बट दिस PSLV एंड GSLV दे मीन्स वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है कि हम इतने छोटे छोटे सैटेलाइट के लिए भी हम लोग इतना अपना मीन्स काफ़ी बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम लोग लेकर आए ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि 500 kg के सैटेलाइट तक को लॉन्च कर सकता है। अब ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, मीन्स ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है जो कि डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजी को मीन्स उनके एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए, मीन्स एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, कोई ऐसा मिशन नहीं है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसके साथ साथ एक स्टूडेंट मेड सैटेलाइट को भी लॉन्च करा गया है जिसका नाम है आज़ादी सैट। एंड ये 8 kg का है। एंड ये एक स्टूडेंट की टीम है स्पेस किड्स इंडिया, उन्होंने इसको बनाया है सैटेलाइट को। सो ये हमारा जो इसरो का SSLV D1 है, इसमें एक तो हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन 02 मिशन गया है, साथ में एक हमारे स्टूडेंट्स की सैटेलाइट गई है आज़ादी सैट। एंड ये जो SSLV है ये अभी इसे हम लोग स्पेशली 500 kgs के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बनाए गए, मीन्स इसे बनाया है। नाउ दिस नेक्स्ट इज सर्वावैक। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारी पहली इंडिजीनियस वैक्सीन है। एंड इट्स रिसेंटली अप्रूव्ड बाय दिस DCGI, इट्स नॉट DGCI, इट्स DCGI, करेक्ट कर लेना आप, मीन्स ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ इसे अप्रूवल मिल गया DCGI का। और ये जो सर्वावैक है ये पहली इंडिजीनियस वैक्सीन है फॉर दिस सर्वाइकल कैंसर। एंड इट्स प्रिपेयर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमने अभी से पहले एक वैक्सीन देखी थी, वो था भारत बायोटेक का। और ये अभी हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन है सर्वावैक। नाउ अब इसमें होता क्या है कि वायरस से होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ये वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इट्स बेसिकली आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इट प्ले अ रोल इन दिस कॉजिंग दिस सर्वाइकल कैंसर। तो उसी के लिए ये वैक्सीन हमने डेवलप कर दी है। नाउ दिस एक मिनट, ओके, मीन्स चाइना का पहला रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट हाँ भी लॉन्च हुआ है। चाइनाज पायलट रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट, इट वाज लॉन्च्ड यूजिंग दिस लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट। इसका ऑब्जेक्टिव है अगेन टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर फॉर द रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। मीन्स ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, ये चेक करने के लिए कि हम लोग स्पेसक्राफ्ट को दोबारा रीयूज कर सकते हैं कि नहीं, मीन्स टू टेस्ट दिस रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। नाउ स्पेसक्राफ्ट आफ्टर इट्स लॉन्च विल रिटर्न टू द प्लान्ड लैंडिंग साइट। अब इसमें क्या होता है कि देखो इससे बेनिफिट ये है कि जो भी स्पेस डेब्रिस होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स हमने स्पेसक्राफ्ट को अभी यूज़ किया है कुछ सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए या कोई लॉन्च करने के लिए, तो अब हम उस स्पेसक्राफ्ट को वापस बुला करके मीन्स वापस लैंडिंग साइट पे प्लेस करके फिर से हम लोग उसे यूज़ करते हैं फॉर अगेन लॉन्चिंग दी अदर सैटेलाइट्स। सो ये एक तरीके का रीयूजेबल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर था। एंड स्पेसक्राफ्ट आफ्टर इट्स लॉन्च विल रिटर्न टू अ प्लान्ड लैंडिंग साइट आफ्टर ऑपरेटिंग इन दी ऑर्बिट फॉर सम टाइम। मीन्स कुछ अब ये तो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है तो कुछ टाइम इसको ऑर्बिट पे काम करेगा ये, और उसके बाद अपनी प्लान लैंडिंग साइट पे आ जाएगा
टू प्रोवाइड दिस टेक्निकल वैलिडेशन फॉर दिस रीयूजेस कि हाँ अगर ये कुछ देर तो स्टे करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर तो ये नहीं कि बस गए आ गए, कुछ टाइम ये ऑर्बिट पे रहेगा, वहाँ पे ऐसी कुछ देर के लिए स्टे करेगा एंड देन अपनी साइड पे वापस आ जाएगा। नाउ दिस नाफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये डेवलप करा है हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने, NCRB, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर होम मिनिस्टर। अब ये क्रिमिनल्स के लिए है, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है ना यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए, ये क्रिमिनल्स को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा फॉर देयर एंटायर लाइफ टाइम। सो हमारे जो स्टेट की मध्य प्रदेश है, हमारे इंडिया की जो मध्य प्रदेश है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू आइडेंटिफाई अ डिसीज्ड पर्सन यूजिंग दिस नाफिस। नाउ इसका वर्किंग क्या है, जैसे आधार में हमें एक यूनिक नंबर मिलता है, इसमें भी इट असाइंस द यूनिक 10 digit नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर NFN टू ईच पर्सन अरेस्टेड फॉर अ क्राइम। अब ये जो यूनिक आईडी है, इट विल बी यूज्ड फॉर द पर्सनस लाइफ टाइम, मीन्स उनको ये यूनिक आईडी से ही रिकग्नाइज, उनका आधार कार्ड है, क्रिमिनल्स का आधार कार्ड बोल सकते हैं इसे। दिस यूनिक आईडी विल बी अरेस्टेड फॉर अ पर्सनस लाइफ टाइम एंड इंडिया का पहला ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इट वॉज सेटअप इन 1992। सो ये ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट सिस्टम आइडेंटिफिकेशन सिस्टम वो सेटअप इन 1992, और अभी ये एक जो सिस्टम है ये NCRB ने इसे डिटेक्ट करा है यूजिंग दिस 10 digit। तो ये नाफिस है क्या, दिस 10 digit का यूनिक नंबर दिया जाएगा जिससे मतलब एक जो भी अरेस्ट हुआ है क्राइम के लिए उनको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, इससे उनको इसी इसी चीज़ से रिकग्नाइज किया जाएगा। अब इसके बाद भी हमारे पास थोड़े से और हैं साइंस एंड टेक के, वो हम लोग नेक्स्ट एंड द लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले मेरा प्लान नहीं था साइंस एंड टेक का, मैंने आपको बोला था कि साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक्स आप खुद करेंगे, बट स्टिल मेरे पास सीरियसली टाइम नहीं है। मैंने स्पेशली नोट्स बनाए हैं आपके लिए, मतलब मैं सोच रही थी कि कोई मुझे मिल जाए तो मैं उससे नोट्स बनवा लूँ और फिर मैं पढ़ा दूँ, बट फिर मेरे को फिर से एफर्ट करना पड़ता, सब पढ़ना पड़ता। तो इसलिए ये लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद आप कोई इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेगा। ओके, थैंक यू।